दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। मैं सूरज सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 के लिए गणित, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, यहाँ इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि संख्या पद्धति अर्थात हम यहाँ संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात संख्याएं क्या होती हैं, वे कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। यह वीडियो केवल 9th वालों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप कहीं पर भी मैथ पढ़िए तो वहाँ संख्याओं का प्रयोग जरूर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले यहाँ पर आया है संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? संख्या पद्धति। अर्थात पहले हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है और तब उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है और अंक कितने होते हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा है वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए अथवा मापने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। तो साथियों, देखिए यहाँ पर संख्या की परिभाषा क्या है। वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए किया जाता है अथवा मापने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास कई सारी पेंसिल्स हैं तो हम उन्हें गिनेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं। तो जो हम गिनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और एक दूसरा वर्ड यहाँ पर है संख्यांक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमेरल। तो देखिए दोस्तों, संख्यांक नाम से ही पता है संख्या के लिए जो प्रयुक्त अंक होता, अर्थात जो हम गिन रहे थे 1 2 3 4, इनके लिए हम कुछ अंकों का प्रयोग करते हैं। अर्थात संख्या के लिए प्रयुक्त अंक को संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम इन्हें लिख देते हैं अर्थात कुछ अंकों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यांक। जैसे 1 को एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। 1 को हमने इस प्रकार लिख दिया, 2 को इस प्रकार लिख दिया, 3 को इस प्रकार लिख दिया, 4 को इस प्रकार लिख दिया। तो ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है? संख्यांक। किंतु अगर हम इन्हें पढ़ेंगे 1 2 3 4, तो ये संख्याएं हैं, और अगर इन्हें हम लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे? संख्यांक। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है अंक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि अंक क्या होते हैं और वे कितने होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे अंक, जिसको कहते हैं डिजिट। तो कुल अंक जो होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर के अन्य संख्याएं या संख्यांक बनते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए 0 से लेकर 9 तक अर्थात 10 अंक हो गए हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के सभी संख्यांक या संख्याएं बनती हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं। संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है अभी हमने बताया कि अगर हम 1 2 3 4 गिन रहे हैं तो उसे संख्या कहेंगे, किंतु अगर हम उनको लिख देते हैं 1 2 3 4, तो उन्हें क्या कहेंगे? संख्यांक। और संख्यांक को लिखने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। अंक कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार।
ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इनमें से जो पहले नंबर पे आता है वो होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से लेकर के, और 1 से लेकर तक केवल हम 100 तक ही काउंट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके आगे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 101, 102 और कंटिन्यू हम अनंत तक जा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर ये कहां से कहां तक होती हैं उसको हम लिखते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इसे प्राकृतिक संख्याएं ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमें बचपन से यानी प्राकृतिक रूप से हमें पढ़ाया जाता है। प्राकृतिक रूप से हमें कहां से पढ़ाया जाता है? 1 से गिनती हम पढ़ते हैं ना। जब हम छोटे थे तो हम गिनती कहां से पढ़ रहे थे? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ रहे थे। इसलिए इन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगी? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और ये कहां से कहां तक होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो n बराबर हो जाएगा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक क्या प्रदर्शित करता है कि हम इनका संग्रह ले रहे हैं, यानी समूह ले रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक। ये अनंत का सिंबल होता है। ठीक है, अनंत, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरी संख्या की ओर, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को। हमने वहां 0 को काउंट नहीं किया था, किंतु जब हम वहां 0 को भी काउंट कर लेंगे तो उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अर्थात जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को भी मिला लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम इसे लिख लेते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 यानी 0 को मिला लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला लेटर कौन सा आया है? W आया है। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर यहां पर क्या होगा? पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक होंगी? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक थी, उसमें हमने किसको शामिल कर लिया है? 0 को। तो जो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी वो 0 से लेकर के अनंत तक।
अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक जाएंगी ये अनंत तक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने तीसरी संख्या की ओर, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो तीसरी संख्या क्या है? पूर्णांक। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। यह दोस्तों देखिए क्या होती है, जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर के अनंत तक होती है ना। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं थी 0 से लेकर अनंत तक, इन दोनों के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। अब इसे हम लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इसका देखिए दोस्तों, पहला लेटर आया है आई, लेकिन इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांकों के संग्रह को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं आएंगी और पूर्ण संख्याएं, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं। तो इसे हम लिख लेते हैं सेट के रूप में, अर्थात इनके संग्रह के रूप में। पहले हम लिखते हैं ऋणात्मक संख्याओं को। तो यहां पर क्या रहेगा? माइनस अनंत डॉट डॉट डॉट, -3 ले लेते हैं, -2, -1, और अब पूर्ण संख्याओं को ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। देखिए दोस्तों, आप यहां पर -3 को इधर दर्शाया गया है, जबकि -2 को इधर। आप जानते हैं कि जब किसी संख्या के आगे माइनस लग जाता है तो वह संख्या जितनी बड़ी होती है वास्तव में वह उतनी ही छोटी हो जाती है। अर्थात -1 -2 से बड़ा है, इसलिए इसको राइट साइड में लिखा गया है। ऐसे ही जो माइनस अनंत होगा वह सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, और जो प्लस अनंत होगा वो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक कहां से कहां तक होते हैं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं अपने चौथी संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये क्या होती है दोस्तों? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। किंतु यहां पर क्या होना चाहिए? एक शर्त होना चाहिए। p और q तो पूर्णांक रहेंगे, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। किंतु यहां पर एक शर्त क्या है? किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो इसका हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है उसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसे हम समझ लेते हैं, क्या है इसकी डिफिनेशन। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक आपको अभी बताया गया कि ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं, अर्थात इसमें सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। किंतु यहाँ पर एक शर्त क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 ना हो। Q यहाँ पर क्या है, हर है। देखिए दोस्तों, जो P अपान Q लिखा गया है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो जाएगा तो चलेगा। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0/1, 0/2, हम 0 कुछ भी करें उसका मान शून्य ही होगा। और अगर हम P बटा Q से इसकी कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ P की वैल्यू 0 हो रही है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, केवल Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है। तो 0 हो गई परिमेय संख्या। और अगर हम -2, -3 यानी इन सबको ले लेते हैं, तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। या आप कह सकते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं और जितने भी पूर्णांक होते हैं, वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2/1 भी कर सकते हैं, ऐसे 3 ले लेते हैं तो 3/1 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हर में 1 लगा भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके हर में अगर हम 1 लगा देंगे तो वो भी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ऐसी ही जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, उनके हर में 1 लगा देंगे तो वो भी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और सेम ऐसे ही जितने भी पूर्णांक हैं, उनके अपान में भी हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए वे भी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपनी पांचवी संख्या के बारे में, जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। तो पहले परिमेय संख्याएं एक बार और सुन लीजिए, क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, किंतु Q बराबर 0 ना हो, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपरिमेय, यानी उसका उल्टा है। तो वहां P अपान Q के रूप में ले रहे थे, बट अपरिमेय संख्याओं में हम इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सेम उसकी उल्टी हो जाएगी। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों, क्या है, P और Q, वहां पर पूर्णांक था, यहां पर भी पूर्णांक ही है। जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और जो शर्त वहां पर थी वही शर्त यहां पर भी लागू होगी, Q बराबर 0 ना हो, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q बराबर 0 यहां पर है ना, Q नॉट बराबर 0 हो, यानी Q बराबर 0 ना हो। तो ये शर्त दोनों में रहेगी। यहाँ Q बराबर 0 ना हो क्यों सब में कहा जा रहा है, क्योंकि जिसका हर 0 हो जाता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। इसलिए परिमेय में भी हर 0 नहीं होना चाहिए और अपरिमेय भी हर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे हम अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। इसको आप दूसरे टाइप से क्या कर सकते हैं, अथवा समझने के लिए आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिनका पूर्ण वर्गमूल लिख लीजिए, वर्गमूल
नहीं होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा जो है उसकी यही है, मेन परिभाषा यही है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो। किंतु हम समझने के लिए एक दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के लिख लेते हैं, जैसे √2 हो गया, √3, इसे हम अंडर रूट कहते हैं या हिंदी में कहते हैं करड़ी। तो जो करड़ी के अंदर रहेंगी संख्याएं, यानी जिनका जो करड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, वो कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे √5 ले लीजिए, किंतु अगर हम √4 ले लेते हैं तो √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं √2, √3, √5। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट संख्या के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये हमारी छठी संख्या है, जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये क्या होती हैं दोस्तों? तो देखिए, अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो उनके संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो लिख लेते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है, ये देखिए रियल नंबर आया है, पहला लेटर कौन सा है? R है, तो इसलिए इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक के संग्रह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो अब तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ा वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आ जाएंगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक होते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। और दूसरी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला लेते हैं तो उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसमें तमाम एग्जाम्पल हैं, आप किसी भी संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम 2, 3 ले लेते हैं, ये भी वास्तविक संख्या है। -4 ले लेते हैं, ये भी है। √3 ले लेते हैं, ये भी है। ऐसे ही आप -3/2 ले लेंगे, ये भी परिमेय, ये भी वास्तविक संख्या है। और 0 ले लेते हैं, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी इससे पहले जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ा है वे सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ लिया संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो उसमें से पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्या, दूसरी थी पूर्ण संख्या, तीसरा था पूर्णांक और चौथा था परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या था और छठा था वास्तविक संख्याएं। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो हम अब जाकर हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी कई प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला जो होता है सम संख्याएं होता है। सम संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ये क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। और इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं,
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो इन्हें हम लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे एक को छोड़ करके एक आप लिखते चले जाएंगे तो वे सम संख्याएं हो जाएंगी। दूसरे पर हम आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड, ODD, ऑड नंबर्स। ये क्या होती है, इसी की विपरीत है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तो हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही एक को छोड़ करके आप एक लिखते चले जाएंगे तो विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्याएं कहेंगे, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं तीसरी और चौथी संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार में हम तीसरी संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखिए दोस्तों नाम से ही पता है अभाज्य संख्याएं अर्थात जो स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्योंकि स्वयं से तो सभी संख्याएं विभाजित होंगी और एक से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लिख लेते हैं इसे, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैथ वालों की राइटिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। तो वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे एक जो हमारी है वह एक केवल एक से ही विभाजित होगी और स्वयं से यानी एक से ही विभाजित होगी तो केवल वह एक ही संख्या से विभाजित हुई है, इसलिए वह अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ कहा गया है वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी स्वयं एवं एक से ही विभाजित होती है। तो अगर हम एक को ले लेते हैं तो एक एक से कटेगा फिर एक से ही कटेगा तो इसका एक ही गुणनखंड होगा ना, इसलिए एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 2 को ले लेते हैं तो 2 एक 2 से विभाजित होगा और दूसरा यह 1 से भी विभाजित होगा, यानी 2 अभाज्य संख्या है। 3 ले लेते हैं, ये भी 1 और केवल 3 से विभाजित होगा। 4 अगर हम ले लेते हैं तो 4 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा, यानी ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 हो गया, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी प्रकार 11 हो गया, ETC यानी इत्यादि ऐसे अन्य संख्याएं हो जाएंगी। चौथी संख्या हम लिखते हैं जो इसका विपरीत है जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य
संख्याएं, और इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? यहां पर लिखा है वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। तो उसी का विपरीत क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा हम ऊपर लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम भाज्य संख्या की भी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या होगा? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एक आया है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि वह स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से कटना चाहिए, जबकि इसके पहले हमने पढ़ा अभाज्य संख्या के लिए वह स्वयं से तो कटे ही, उसके अतिरिक्त एक से भी कटना चाहिए, यानी उसके लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। किंतु अगर हम एक लेते हैं तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं में जैसे हम ले लेते हैं 4 को, तो 4 1 और 4 से तो कटेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 से भी कटेगा, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ऐसे 6 ले लेते हैं, 6 भी 1, 6 और 3 से कटेगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 8, या 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, etc इत्यादि। इसी प्रकार हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक लास्ट संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, जो 5वां है, जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। देखिए दोस्तों, ये क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं, यहां पर आपको 2 संख्याएं लेना है, लिखा है ना सह अभाज्य संख्याएं, यानी 2 संख्याएं आपको ऐसा लेना है जो एक दूसरे से विभाजित ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या आप दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी वो एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम ले लेते हैं 3, 5, तो 3 और 5 एक से तो दोनों कटेंगे, लेकिन एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ऐसे हम ले लेते हैं 4, 3, 7, 2। ऐसे आप कई पेयर यानी कई संख्याओं के जोड़े ले सकते हैं जिनका HCF केवल 1 हो, यानी वह एक के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के बेसिक के बारे में, अर्थात संख्या क्या होती हैं, वे कितनी प्रकार की होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।